हेलो गाइस। तो आज हम लोग रिसर्च के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सैम्पलिंग। लास्ट क्लास पर हम लोगों ने पॉपुलेशन एंड सैंपल से रिलेटेड वेरियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और आज हम लोग सैम्पलिंग और उसकी फैमिलीज के बारे में या सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स या सैम्पलिंग मेथड्स या हम उसको सैम्पलिंग डिज़ाइन कह सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे संबंधित बहुत प्रचुरता में प्रश्न पूछे जाते हैं और नाना प्रकार के प्रश्न हमसे इससे पुटअप किए जाते हैं और बहुत सारा हमें एज ए रिसर्चर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सैम्पलिंग को लेकर के। सैम्पलिंग क्या होती है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सैम्पलिंग इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन या सैम्पलिंग इज द टेक्निक्स यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स फ्रॉम अ ग्रुप। कहने का तात्पर्य है किसी भी जनसंख्या से प्रतिदर्श चुनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम सैम्पलिंग कहते हैं। लेकिन जब हम सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो सैम्पलिंग टेक्निक्स सैम्पलिंग स्कीम पर बेस्ड, चूंकि सैम्पलिंग स्कीम जब हमने पढ़ा था तो सैम्पलिंग स्कीम में हमने ये देखा था कि या तो चीजें रैंडमाइज तरीके से होती हैं यानी लॉ ऑफ चांस पर बेस्ड होती हैं या लॉ ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड होती हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है? सैम्पलिंग टेक्निक्स वो टूल है जो सैंपल सिलेक्शन के लिए रिसर्चर द्वारा यूज किया जाता है। अगर हमसे सामान्यतः पूछा जाए कि व्हाट इज सैम्पलिंग या प्रतिदर्शन क्या है या प्रतिदर्शन तकनीक या विधियां क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स इज अ टूल ऑफ सैंपल सिलेक्शन। अब उस सैम्पलिंग स्कीम के बिहाफ पर जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं, तमाम तरह के मेथड्स हैं, उन मेथड्स को बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स यानी प्रायिकता या संभाव्यता विधियां और असंभाव्यता या अप्रायिकता विधियों में क्लासिफाइड किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर मीनिंग से लेकर के बहुत वेरियस एस्पेक्ट होते हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं या जिन के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए या जानकारी होनी चाहिए। कि भाई हमसे पूछा जाए कि प्रतिदर्शन की संभाव्यता विधियां क्या हैं या प्रायिकता विधियां क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं। अब ये फैमिली है और हर फैमिली के अंदर मल्टीपल टाइप्स के या मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं। बहुत सारी हमारे प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं, बहुत सारे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं। हम वन बाय वन सारे मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उन मेथड्स को जानने से पहले प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर हमें कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड प्रोबेबिलिटी का जो परिवार है और नॉन प्रोबेबिलिटी का जो परिवार है, इनका किन सिचुएशंस में या किन सर्कमफ्रेंसेस में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो हम आज इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे ना केवल हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मंतव्य समझ में आए, अपितु जो प्रॉब्लम एक ग्राउंड लेवल पर या वर्किंग लेवल पर हमको फेस होती है, और केवल ग्राउंड और वर्किंग लेवल पर नहीं, कभी कभी इससे संबंधित बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं और उस समय फिर हमें पता होता है कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। इसके बावजूद भी जब पूल में कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वहां पर फिर हमें बहुत अंदर से एम्बैरसिंग फील होता है कि हमने पढ़ा और लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्वेश्चंस
सॉल्व नहीं हुआ हमसे। तो गाइज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंगे ताकि चीजें समझ में आए और ज्यादा हमारे माइंड में रिटेन कर सके। तो हम सबसे पहले यानी हम यहाँ पर जिन जिन एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे दोनों को कंपैरेटिवली वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनके अल्टरनेटिव नेम्स की बात की जाए। या इनके निक नेम की बात की जाए, यानी जैसे हमारे कई सारे नाम होते हैं तो वैसे इनके भी बहुत सारे निक नेम होते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं और जो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं, जो उनका पहला नेम है तो वो हम कह सकते हैं, इनको जो हम कहते हैं इनको रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। इनका अल्टरनेटिव नेम क्या है? रैंडम। इसका पूरा का पूरा परिवार रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत कंसीडर होता है और ये जो है हमारी वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग। यानी यादृच्छिक प्रतिदर्शन और अयादृच्छिक प्रतिदर्शन, या इसी को हम एक और नाम भी कहते हैं, हम इसको कहते हैं साइंटिफिक सैम्पलिंग, और इसको हम नॉन साइंटिफिक सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये दो अल्टरनेटिव नेम हैं इनके, यानी वैज्ञानिक विधि और अवैज्ञानिक प्रतिदर्शन। या वैज्ञानिक हम साइंटिफिक मेथड्स और नॉन साइंटिफिक मेथड्स भी कह सकते हैं, या साइंटिफिक सैम्पलिंग एंड नॉन साइंटिफिक सैम्पलिंग भी इसको हम कहते हैं। तो पहला जो हमारा डिवीजन था वो ये था। अब दूसरा, इनका लॉ क्या होता है? लॉ जरा देखते हैं। ये जो सैम्पलिंग होती है या जो फैमिली है ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ चांस पर। लॉ ऑफ चांस मतलब इसी को हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में यानी इनका जो प्रिंसिपल है वो रैंडमाइजेशन है, यादृच्छिककरण है, या हम इसी को लॉ ऑफ चांस कह सकते हैं। दूसरा इसका जो मेथड है वो है लॉ ऑफ इंटरेस्ट यानी रुचि का सिद्धांत, इसी को हम आर्बिट्रेरली भी कह सकते हैं, यानी ये मनमाने ढंग से या रुचि का सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो ये हमारे रैंडमाइजेशन पर बेस्ड होती हैं और ये हमारा आर्बिट्रेरली मोड पर बेस्ड होता है, या लॉ ऑफ इंटरेस्ट पर यानी रिसर्चर की रुचि पर बेस्ड होता है। अब हम जरा इन दो बातों को जानने के बाद हम इसका मीनिंग देखते हैं। हालांकि मीनिंग हमें सबसे पहले लेनी चाहिए, लेकिन इन दो बातों को ध्यान पढ़ने के बाद हम मीनिंग आसानी से समझ पाएंगे। अगर ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, प्रायिकता है, रैंडम है, रैंडमाइजेशन है या लॉ ऑफ चांस है, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ every member of population, या हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ selection of every member of population is known
कैलकुलेटिव एंड इक्वल। Probability of selection of every member of population is known, calculative and equal। ये तीन बातें यहाँ पर हैं प्रायिकता सिद्धांतों में। फिर यहाँ पर हम किसी को कह सकते हैं, इसका मीनिंग है probability of selection of every member of population is unknown, non-calculative and unequal। अब जरा इसका मीनिंग समझ लें तो ज्यादा आसानी से होगी। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि प्रायिकता विधियां क्या होती हैं या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है उन विधियों से है जिन विधियों में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो नोन हो यानी ज्ञात हो, गणना योग्य हो एवं एक समान हो। तो एक ऐसा विधि या एक ऐसी विधियां या एक ऐसा परिवार जिन विधियों में किसी भी जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के या सभी सदस्यों के, हम यहाँ एवरी मेंबर्स कह सकते हैं या ऑल मेंबर्स भी कह सकते हैं, वो विधियां जिनमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य की या प्रत्येक इकाई के या प्रत्येक सब्जेक्ट के चुने जाने की जो प्रायिकता है या जो संभावना है या जो संख्या है वो नोन हो एज वेल एज इक्वल हो एंड कैलकुलेटिव हो। जब नोन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटिव होगी, जो चीजें ज्ञात है हम उनको गणना कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो प्रायिकता है वो क्या होती है, इक्वल भी रहती है। तो सामान्यतः उन विधियों को हम प्रायिकता विधियों के अंदर कंसीडर करते हैं जिनमें किसी भी जनसंख्या के सभी सदस्यों के या प्रत्येक सदस्यों के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने की संभावना ज्ञात हो, गणना योग्य हो एवं एक समान हो, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। और जिस विधि में जनसंख्या के सभी सदस्यों के प्रतिदर्श के रूप में या प्रतिदर्श इकाई के रूप में चुने जाने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात नहीं होती, गणना योग्य नहीं होती और एक समान नहीं होती, तो उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। तो आपको बेसिकली ये तीन कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं मीनिंग के रेफरेंस में। यानी यहाँ नोन है तो वहाँ नोन है, यहाँ कैलकुलेटिव है तो यहाँ नॉन कैलकुलेटिव है, यहाँ इक्वल है तो यहाँ अनइक्वल है। दिस इज द फंडामेंटल मीनिंग। क्लियर? अब मीनिंग अगर हमको पता चल गया है तो अब मान आती है कि पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं। किस तरह की पॉपुलेशन पर ये विधियां एप्लीकेबल होती हैं या करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमको यही नहीं पता होता कि हम सैंपलिंग कौन सी लगाएं, हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगाएं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगाएं, और इसका डिसीजन स्वयं रिसर्चर को करना होता है। तो ये कोई बताएगा नहीं, आपको समझना है। तो ये जो स्टडी है ये आपको उस लेवल तक आपके माइंड को लेकर के जाएगी कि फिर आपको बहुत ज्यादा किसी के एडवाइस की या किसी के सलाह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं एक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि विच मेथड्स
we have used in our study. तो पॉपुलेशंस की बात करते हैं। पॉपुलेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि पॉपुलेशन जो होती है वो या तो फाइनाइट होती है या अनफाइनाइट या इनफाइनाइट होती है, यानी काउंटेबल होती है या अनकाउंटेबल होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती है वो तभी हम लगाते हैं जब प्री स्पेसिफाइड पॉपुलेशन होती है। यूज इन प्री स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, यानी जब जनसंख्या क्या हो, प्री स्पेसिफाइड हो, पहले से ही व्यवस्थित हो। इसका मतलब है कि अगर जनसंख्या प्री स्पेसिफाइड है तो इसका मतलब है कंप्लीट सैंपलिंग फ्रेम। तो ये मेथड उसी पर लागू करने चाहिए, उसी जनसंख्या पर जहां जनसंख्या फाइनाइट हो, कॉन्क्रीट हो, अर्थात प्री स्पेसिफाइड हो, या फिर कंप्लीट जो है वो सैंपलिंग फ्रेम अवेलेबल हो या बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर आपको लिस्टिंग करनी होती है, तभी ये विधियां इजिली एप्लीकेबल हो पाती हैं। और ये जो है वो हम कहते हैं नॉन स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस पर, अर्थात इनकम्प्लीट सैम्पलिंग फ्रेम पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग है तो किसी पॉपुलेशन पर ही जाकर के इंपोज होगी। तो आपको किस तरह की पॉपुलेशन पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करनी है? आपको स्पेसिफाइड या प्री स्पेसिफाइड पॉपुलेशन पर। प्री स्पेसिफाइड का मतलब है जहां पर जनसंख्या ऐसी हो जिसको लिस्टेड किया जा सके, जिसको गणना किया जा सके, या जहां पर एक फिक्स और फाइनाइट पॉपुलेशन हो। प्री स्पेसिफाइड मतलब यहाँ पर क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशंस की बात की जा रही है, और यहाँ पर नॉट स्पेसिफाइड का मतलब इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरी बात, सैंपल के बाद पॉपुलेशंस के बाद एक चीज और आती है। अब सैंपल की बात कर लेते हैं। सैंपल के रेफरेंस में भी दोनों में अंतर है। हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हैं हमेशा लार्ज सैंपल के लिए, यूज्ड इन लार्ज सैंपल। अब लार्ज सैंपल पर क्यों ये यूज की जाती है वो अभी हम देखेंगे। तो लार्ज सैंपल है, एंड जब यहां पर क्या है, अगर फाइनाइट पॉपुलेशन पर ये अप्लाई होता है तो इसका मतलब है कैन बी डिटरमाइन सैंपल साइज। इसका मतलब है कि इसमें सैंपल साइज का निर्धारण हो सकता है या हो जाता है। और क्यों हो जाता है, उसको इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है, और जब जनसंख्या क्या था, यानी जब यहां पर हमारा कैपिटल N पता होगा तो स्मॉल n आसानी से हम इजिली क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे। अब जब पॉपुलेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम इसको यूज किस तरह के सैंपल के लिए यूज करते हैं, यूज इन या यूजफुल इन स्मॉल सैंपल। यूजफुल इन स्मॉल सैंपल। और इसी का जस्ट एक चीज और लिख सकते हैं, कैन नॉट बी या कैन नॉट बी डिटरमाइन सैंपल साइज। हम यहाँ सैंपल साइज का निर्धारण नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पर क्या होती है कि इस मेथड के अंतर्गत जो एक बहुत बार पूछा गया है
क्वेश्चंस की ओवर सैंपलिंग की पॉसिबिलिटी कहां पर बनती है। तो ओवर सैंपलिंग यहां पर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सैंपल साइज को यहां जब कैपिटल एन और स्मॉल जब कैपिटल एन पता होता है तो स्मॉल एन हम बहुत इजीली और बहुत साइंटिफिकली डिटरमाइन कर लेते हैं फॉर्मूले के कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन से। लेकिन यहां पर जब कैपिटल एन जो है वो हमारा अननोन है, इसके बारे में हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर सैंपलिंग। यहां पर ओवर सैंपलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत बनती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। और ओवर सैंपलिंग की संभावना क्यों होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन, इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जब पॉपुलेशन स्पेसिफाइड नहीं होती, और जब पॉपुलेशन स्पेसिफाइड नहीं होती तो हमारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड सैंपलिंग फ्रेम नहीं प्रिपेयर हो पाता, और जब वेल स्ट्रक्चर्ड सैंपलिंग फ्रेम प्रिपेयर नहीं होगा तो फिर ओवर या अंडर सैंपलिंग की संभावना होती है। तो यहाँ पर सैंपल साइज बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके सैंपल साइज डिसाइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, जो रिक्वायर्ड डेटा चाहिए, वो इस सैंपलिंग के अंतर्गत हमको मिल नहीं पाता, इस सिचुएशंस में नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ पर ओवर सैंपलिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 एस्पेक्ट पर डिस्कस किया। अल्टरनेटिव नेम, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, लॉ बस ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी मेथड्स जो होते हैं वो लॉ ऑफ चांस अर्थात रैंडमाइजेशंस पर। अब जो टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशंस भी होते हैं, कई तरीके का रैंडमाइजेशंस होता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो लॉ होता है वो लॉ ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने ढंग से यहाँ पर रिसर्चर अपने इच्छा अनुसार या अपने मन से लोगों का चयन करता है। फिर यहाँ पर मीनिंग नोन, इक्वल एंड कैलकुलेटिव होती है। यहाँ पर प्रायिकता जो होती है या इकाई के चुने जाने की जो संभावना होती है वो अज्ञात होती है, अगणनीय होती है, असमान होती है। ये जो मेथड है वो हमें यूजफुल फॉर यूज इन प्री स्पेसिफाइड पॉपुलेशन या फाइनाइट पॉपुलेशंस पर ही एप्लीकेबल होते हैं। और ये जो है जब पॉपुलेशन स्पेसिफाइड नहीं होती या इनफाइनाइट नेचर की होती है, तब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स को अप्लाई करते हैं। ये जो विधियां होती हैं ये यूजफुल इन लार्ज सैंपल, और ये जो होती हैं यूजफुल इन स्मॉल सैंपल्स। तो बड़ा प्रतिदर्श अगर लेना है तो हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस्तेमाल करें, छोटा सैंपल लेना है तो नॉन प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर चूंकि पॉपुलेशन स्पेसिफाइड होती है, इसलिए हम यहाँ पर सैंपल साइज की गणना कर सकते हैं और सैंपल साइज के निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि सैंपल पॉपुलेशन स्पेसिफाइड नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर सैंपल साइज का जो निर्धारण है वो संभव नहीं हो पाता। अब इसके अलावा भी और कुछ पक्ष हैं जिनकी और भी चर्चा हम कर लेते हैं। अब जब सैंपल लिया जाता है तो जाहिर सी बात है सैंपलिंग एरर भी होगी। भाई हम कोई भी सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं तो सैंपलिंग एरर एप्लीकेबल होती है, और वो रैंडम और नॉन रैंडम दो तरह की हो सकती है सैंपलिंग एरर। तो अब हम यहाँ पर सैंपलिंग एरर की बात करते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जो हमारे प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं उनमें जो सैंपलिंग एरर है, पॉसिबिलिटी टू डिटरमाइन, यहां पर पॉसिबल टू डिटरमाइन, और नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। मतलब निर्धारण किया जा सकता है, यहां निर्धारण संभव है, और यहां पर निर्धारण क्या है, असंभव है। किसका? सैंपलिंग एरर का, यानी प्रतिदर्शन त्रुटि का।
फिर एक बात आती है रिसर्च कि किस तरह की रिसर्च के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होता है। सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं या जो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं वो किस तरह के रिसर्च के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट और ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं। इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं वो कंक्लूसिव जो रिसर्चेज होती हैं, कंक्लूसिव यानी जो निष्कर्ष, इसका मतलब है ये होती हैं कंक्लूसिव रिसर्चेस क्या होती हैं, एप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये जो मात्रात्मक शोध होते हैं उनके लिए ये उचित होती हैं या ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है एप्रोप्रिएट क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो हमारी प्रायिकता विधियां हैं वो मात्रात्मक शोध के लिए उपयुक्त होती हैं जो कंक्लूसिव नेचर्स के होते हैं, और जो अप्रायिकता विधियां हैं वो गुणात्मक शोधों के लिए होती हैं। और इसीलिए आपने देखा कि अभी जब हमने सैंपल साइज की बात की थी तो हमने कहा था कि जो प्रायिकता विधियां होती हैं वो लार्ज सैंपल साइज के लिए अच्छी होती हैं, लार्ज सैंपल साइज के लिए उपयुक्त की जाती है। और क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च लार्ज सैंपल साइज पर ही एडमिनिस्ट्रेट होता है। यहाँ पर जब हमने नॉन प्रोबेबिलिटी की बात की तो हमने स्मॉल सैंपल साइज की बात की थी, और स्मॉल सैंपल साइज क्यों इससे में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च में, और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम छोटा सैंपल साइज लेते हैं। तो एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे जिससे ये रटना ना पड़े, आपको चीजें हमेशा याद रहें। अब अगर हम मेथड्स की बात करें, यहां पर मेथड्स की बात करें तो ये जो मेथड है अगर ये क्वांटिटेटिव है तो फिर इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल, एंड ऑब्जेक्टिव। यहां पर जो मेथड है ये सैंपलिंग का, हर सैंपलिंग का अपना एक प्रक्रिया है, तो जो इसकी प्रोसेस मेथड से हम प्रोसेस कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो मेथड्स है वो स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव है, जबकि यहां पर क्या है, एनालिटिकल एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ और ये वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ पर सांख्यिकी विधियां हैं, स्टैटिस्टिकल क्यों है, क्योंकि क्वांटिटेटिव है, और ये एनालिटिकल क्यों है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेथड भी इस सैंपलिंग के अपने आप उसी से डिसाइड होते चले जाते हैं। फिर हम क्योंकि सैंपलिंग से हम एक सैंपल लेंगे तो फिर उस सैंपलिंग का संबंध हाइपोथेसिस से भी होगा। तो इस सैंपलिंग के थ्रू जब सैंपल लिया जाएगा, वो सैंपल से जब डेटा लिया जाएगा, उस डेटा से जो हाइपोथेसिस होगी वो हाइपोथेसिस यहां पर क्या होगी, टेस्टेड होगी। क्यों, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा। और यहां पर क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होती बल्कि जनरेटेड होती है, यानी यहां पर हाइपोथेसिस टेस्टेड नहीं होगी, यहां जनरेटेड होगी, यानी हाइपोथेसिस क्या होगा, फॉर्मुलेशन होगा, या यहां पर यानी फॉर्मुलेशन होता है। क्लियर। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। जब हम चीजों रैंडमाइजेशंस पर बेस्ड होती हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, तो हमें यहाँ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। और जब अनबायस्ड होते हैं तो मतलब कैन बी जनरलाइज्ड,
can be highly generalized. और यहां पर क्या होते हैं, जब हम आर्बिट्रेरी मोड से या लॉ ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो जो चीजें होती हैं वो बायस्ड होती हैं, यानी इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, बायस्ड होंगे। और अगर बायस्ड है तो कांट बी जनरलाइज्ड विद हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी जो विश्वास अंतराल है, जो विश्वास सीमा है, जो विश्वास स्तर है, वो एक उच्च विश्वास स्तर पर यहाँ पर परिणामों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि बायस्ड होते हैं। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से कोई सैंपल लेते हैं तो सैंपल से जो रिजल्ट्स आते हैं वो बायस्ड नेचर के होते हैं, जब नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से लेते हैं तो वो अनबायस्ड होते हैं। जब अनबायस्ड रिजल्ट होता है तो वो आसानी से सामान्यीकृत किया जा सकता है, किस पर, कैन बी हाईली जनरलाइज्ड टू पॉपुलेशन या इनटू पॉपुलेशन। और यहां पर इनटू पॉपुलेशंस पॉसिबल नहीं होता, हाई लेवल के साथ समस्या नहीं है, यानी यहाँ पर एक उच्च विश्वास अंतराल पर परिणामों को जनसंख्या पर सामान्यीकृत किया जा सकता है। लेकिन इस मेथड से जब सैंपल लिया होगा तो उस सैंपल से जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन रिजल्ट्स को हम बहुत उच्च विश्वास अंतराल के साथ या विश्वास स्तर के साथ जनसंख्या पर लागू नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, बायस्ड है। और यहाँ यानी यहाँ पूर्वाग्रहित नहीं, अनबायस्ड तरीके से। इसके अलावा भी अंतर है। तो अभी हम लोगों ने 4 तरह के यहाँ पर 5 तरीके से फिर चीजें देखी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सैंपलिंग एरर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन जब कैलकुलेटिव है तो एरर भी यहाँ कैलकुलेटिव होगी। क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ही जब नॉन कैलकुलेटिव नेचर की है तो फिर एरर भी कैलकुलेटिव नहीं हो पाएगी। फिर चूंकि जब यहाँ पर जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव नेचर्स की होगी, यहाँ पर जो रिसर्च होती है यानी ये जो है उपयुक्त किसके लिए होती है, गुणात्मक शोधों के लिए या मात्रात्मक शोधों के लिए। और अगर यहाँ पर ये शोध गुणात्मक मात्रात्मक होता है तो फिर यहाँ जो मेथड होता है इस विधियों का वो स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होता है, यानी फ्री फ्रॉम बायस्ड होता है। और यहाँ पर चूंकि ये क्वालिटेटिव है तो इसलिए इस मेथड जो होते हैं वो एनालिटिकल एंड सब्जेक्टिव होते हैं। हाइपोथेसिस इस सैंपलिंग के थ्रू जो भी डेटा आएगा उसमें हाइपोथेसिस टेस्टेड हो सकती है। यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट संभव नहीं हो सकता, बल्कि हाइपोथेसिस जनरेटेड की जाती है, उत्पन्न की जाती है। यहाँ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अनबायस्ड होते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड्स के, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स के रिसर्च रिजल्ट्स होते हैं या जब रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो शोध परिणामों की बात की जा रही है तो वहां पर वो बायस्ड तरीके से होते हैं। अब इसके अलावा और कुछ भी एस्पेक्ट हैं जिनको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग को लेकर के। एक बात आती है कि जब हम सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल लेने में एक कास्ट सिस्टम भी काम करता है। तो हर मेथड की अपनी कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट के एस्पेक्ट पर भी हमको समझना है। अब जो प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं ये हाई कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स होते हैं। तो बहुत पैसा खर्च होता है और समय भी अधिक लगता है, जबकि हमारे जो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं ये इजियर एंड चीपर होते हैं। आसान और सस्ते होते हैं, बहुत आसानी से और कम समय में, easier and cheaper, less time consuming।
तो बहुत कम समय में बहुत आसानी से और बहुत कम श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत इजीली ये मेथड्स से हमको सैंपल मिल जाता है, जबकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेथड्स बड़े कॉस्टली मेथड होते हैं। तो कास्ट के डिफरेंस पर भी दोनों का बाइफरकेशन है, मेरिट डिमेरिट्स हम इसी से निर्धारित कर सकते हैं। फिर एक चीज और आती है कि एक रिसर्चर के एस्पेक्ट से बात की जाए तो यहां पर जो होता है रिक्वायर्ड हाई एबिलिटी एंड स्किल्स, यहाँ पर एक उच्च स्तरीय योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है इन मेथड्स को यूज करने के लिए रिसर्चर में, और यहाँ पर ऐसा कुछ नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं होता है। तो ये लगभग 10 से 12 पॉइंट हैं जिनके आधार पर हमने सैम्पलिंग के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का बाइफरकेशन समझा। ध्यान रखें गाइस कि केवल हमें प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, बल्कि किन सर्कमफ्रेंसेस में कौन सा मेथड एप्लीकेबल किया जाना चाहिए या होना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मेथड जब भी हम अप्लाई करते हैं या कोई सैम्पलिंग टेक्निक्स हमें यूज करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। उन बातों में से 4 बातें मुख्य रूप से हमसे बताई जाती हैं। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रिसर्च को ध्यान में रखना होता है कि हम किस तरह की रिसर्च करने वाले हैं। हमारी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, या टाइप ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है। तो हमें सबसे पहले शोध की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है। दूसरी की बात जो होती है वो है जनसंख्या के स्वरूप को ध्यान में रखना होता है कि जो हमारी जनसंख्या है वो जनसंख्या किस तरह की है, क्या वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कॉन्क्रीट है, या फिर हाइपोथेटिकल है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो पहली बात शोध का प्रकार हमको ध्यान में रखना है। दूसरी बात हमें जनसंख्या की प्रकृति को ध्यान में रखना है। फिर तीसरी बात हमें जो याद रखनी है वो जो हमारा मेजरमेंट स्केल होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, कि हमारा जो डेटा है या वेरिएबल है हमें उसको किस स्केल पर हमें डेटा को लेना है, कि हमारा जो डेटा मिलेगा या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किस स्केल पर मिली है। तो उस हिसाब से ही चीज़ों को, क्योंकि अगर वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो जाहिर सी बात है फिर आपको इंटरवल या रेशियो स्केल पर लेकर के जाना है, और अगर वो क्वालिटेटिव है तो नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज शोध का प्रकार ध्यान में रखना है। दूसरी बात हमें जनसंख्या की प्रकृति को ध्यान में रखना है। तीसरी बात हमें मापनी को ध्यान में रखना है या मापन स्तर को ध्यान में रखना है। चौथी बात हमको अपना सैंपल साइज ध्यान में रखना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अलग अलग नेचर्स की होती हैं। तो ये 12 पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब हम बात करते हैं तो डाटा जो मिलता है वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव होगा, और क्वांटिटेटिव कोई जो मोस्टली डाटा जो है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पर होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है उनमें ज़्यादातर जो डेटा होता है वो या तो नॉमिनल स्केल पर होता है या फिर कोई स्केल ही नहीं होती वो, और अगर स्केल है तो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल्स तक ही जाता है। तो ये कुछ बातें थी। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है हमें, प्रोबेबिलिटी मेथड्स और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स के अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स आते हैं उनको जानने से पहले हमें टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशन, या क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन की बात तो की है कि भाई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है, प्रोबेबिलिटी मेथड्स होते हैं वो रैंडमाइजेशन या यादृच्छिककरण पर आधारित होते हैं। तो यादृच्छिककरण कितने प्रकार से किया जाता है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है एज ए स्टूडेंट कि हमें रैंडमाइजेशन तो याद रहता है, लेकिन अब रैंडमाइजेशन हम कैसे करें। कभी कभी कोई स्टूडेंट लॉटरी मेथड्स को ही सैम्पलिंग मान लेता है, तो जब उसको कहते हैं आपने सैम्पलिंग कौन लगाई तो उसने कहा लॉटरी मेथड से लगाया। तो लॉटरी क्या कोई सैम्पलिंग है या कोई टेक्निक है, ये आज हम लोग अपना कंफ्यूजन दूर करेंगे।
तो हमें रैंडमाइजेशन, जब हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें हम रैंडमाइजेशंस यूज करते हैं, जो रैंडमाइजेशंस के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होती है जो लॉ ऑफ इंटरेस्ट अर्थात आर्बिट्रेरी या आर्बिट्रेरी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी मेथड्स के अंतर्गत जो चीज समझेंगे वो है हम टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशन, या क्योंकि अभी जब हम मेथड्स पढ़ने जाएंगे तो हम इसमें से किसी एक मेथड्स के बारे में बात करेंगे, वहां पर कंफ्यूजन होता है। तो हमें सैम्पलिंग मेथड्स को जानने से पहले मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशंस या टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशंस को पढ़ना है। तो हम यहां पर टाइप्स या मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशंस की बात करते हैं। तो यादृच्छिककरण के प्रकार या यादृच्छिककरण की विधि कितनी होती है? एक प्रश्न है, ये यादृच्छिककरण होता क्या है? तो यादृच्छिककरण क्या है? प्रायिकता क्या है? सांख्यिकी का एक सिद्धांत है, मैथमेटिक्स की एक थ्योरी है जिसमें किसी भी घटना के घटने की गणना की जा सकती है। अर्थात रैंडमाइजेशंस का मतलब है कि जो हमारे वांटेड एंड अनवांटेड वेरिएबल्स होते हैं या वांटेड एंड अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं किसी भी चीज को चुनने में, उनको बैलेंस करने का तरीका होता है। तो रैंडमाइजेशन इज अ बैलेंसिंग प्रोसेस, एक संतुलन करता है। और संतुलन किसमें? अच्छे और बुरे में, या पॉजिटिव एंड निगेटिव में। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव एलिमेंट्स के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही किसी भी फिनोमिने में पॉजिटिव एंड निगेटिव या नोन एंड अननोन कह दीजिए या पॉजिटिव एंड निगेटिव कह दीजिए, हालांकि यहाँ पर हम नोन एंड अननोन्स की बात करते हैं। तो जो नोन एंड अननोन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फिनोमिना में, उस फिनोमिने के नोन एंड अननोन एलिमेंट्स के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही हम रैंडमाइजेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब रैंडमाइजेशंस कितने तरीके से होता है? बेसिक ये 5 तरीके से होता है। रैंडमाइजेशंस 5 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल रैंडमाइजेशन, यानी साधारण यादृच्छिककरण। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड, अब यहां पर ध्यान रखें कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें। हम यहाँ पर अभी कोई सैम्पलिंग टेक्निक्स नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम केवल रैंडमाइजेशंस पढ़ रहे हैं। फिर है यहाँ पर ब्लॉक रैंडमाइजेशन, फिर है यहां अनइक्वल आर एलोकेशन रैंडमाइजेशन, और 5वां है मिनिमाइजेशन रैंडमाइजेशन। तो यादृच्छिककरण ये 5 प्रकार का होता है। अब सोशल साइंस रिसर्च में जब हम बात करते हैं तो सोशल साइंस रिसर्च में यही 2 तरीके का रैंडमाइजेशन इस्तेमाल होता है। ये जो रैंडमाइजेशंस हैं ये बेसिकली जो इस्तेमाल होते हैं वो क्लिनिकल जो रिसर्चेस होती हैं, जैसे अभी कोरोना या कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए तमाम तरह की रिसर्चेस हो रही हैं, तो वो बेसिकली जो रिसर्चेस हो रही हैं वो ब्लॉक रैंडमाइजेशंस पर हो रही हैं। तो ये जो ब्लॉक रैंडमाइजेशंस है या अनइक्वल रैंडमाइजेशंस है, मिनिमाइजेशन रैंडमाइजेशंस है, ये क्लिनिकल जो रिसर्चेस होती हैं या जो मेडिकल की फील्ड में होती हैं, ड्रग्स को रेफरेंस में होती हैं,
वो वहां पर ये इस्तेमाल की जाती है। हमारे लिए यही दो महत्वपूर्ण, हालांकि हम इनको थोड़ा सा जान लेंगे ओरली जल्दी जल्दी, लेकिन ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होते हैं। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रैंडमाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, तो उस रेफरेंस में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब सिंपल रैंडमाइजेशन क्या होता है, जरा हम इसको समझते हैं। सिंपल रैंडमाइजेशन का मतलब है कि सिंगल सीक्वेंस, मतलब जब हम 1 बाय 1 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिंगल सीक्वेंस में, या इसी को हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ यूनिट। सीधे सबसे सिंपल तरीका है ये रैंडमाइजेशंस का, या इसी को भी हम प्योर रैंडमाइजेशंस भी कहते हैं। तो सिंपल रैंडमाइजेशंस ही क्या है, हमारा सबसे प्योर रैंडमाइजेशन। प्योर रैंडमाइजेशंस में जिसमें हम सीधे सीधे जो है लोगों को डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी सिंपल रैंडमाइजेशन मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ यूनिट या डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, या हम इसको सिंगल सीक्वेंस सिलेक्शन भी कहते हैं। एक एक करके लोगों को चुनना और सीधे तौर पर चुनना। तो जब भी हम लोगों को एक एक करके चुने और सीधे तौर पर चुने, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एक सिंपल रैंडमाइजेशंस कहते हैं। अब सिंपल रैंडमाइजेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। यहां पर इसकी क्या होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो हमें यहां पर अब क्या जानना है, टेक्निक्स ऑफ सिंपल रैंडमाइजेशन, यानी साधारण यादृच्छिककरण की टेक्निक्स क्या क्या होती है। ये इसी के साथ इसकी टेक्निक्स अलग है, लेकिन साधारण यादृच्छिककरण की तकनीकें क्या होती हैं या प्रविधियां क्या होती हैं, तो कई सारी प्रविधियां हैं यहां पर होती हैं। सबसे पहले लॉटरी मेथड, या इसी को हम लोग फिश बॉल ड्रॉ मेथड्स भी कहते हैं। ये दोनों अल्टरनेटिव नेम है। लॉटरी मेथड यानी लॉटरी विधि, या फिश बॉल ड्रॉ टेक्निक्स भी कहते हैं। दूसरा इसमें कॉइन टॉसिंग मेथड है, जिसको हम सिक्का और शाल कहते हैं। तीसरा जो टेक्निक है वो है डाइस थ्रोइंग, पासा फेंक विधि। और एक चौथा तरीका है इसमें टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, यादृच्छिक अंकों की सारणी। तो ये चार जो टेक्निक्स हैं या जो प्रविधियां हैं, ये है हमारे सिंपल रैंडमाइजेशंस की। जो साधारण यादृच्छिककरण यानी जिसमें किसी भी इकाई का सीधे तौर पर या हम प्रत्यक्षता चयन करते बिना किसी तरह की प्री प्रोसेस किए हुए, यानी हम कोई प्रोसेस नहीं करते, जैसे ही चीजें हमको लोगों को हमें लोग मिलते हैं या हमें यूनिट्स मिलता है, हम उस पर सीधे जो है वो अपना रैंडमाइजेशन एप्लीकेबल करते हैं। तो वो हमारा सिंपल रैंडमाइजेशन है, और सिंपल रैंडमाइजेशंस को ही हम प्योर रैंडमाइजेशंस के नाम से जानते हैं। अब प्योर रैंडमाइजेशंस एप्लीकेबल करने के टेक्निक्स हैं। तो टेक्निक्स क्या होती हैं, हमने कहा था कि टेक्निक्स जो होती हैं वो चीज होती है, जैसा टीचिंग एप्टीट्यूड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेक्निक्स जो मेथड्स को जो हेल्प करता है वो टेक्निक्स कहलाता है। तो जो मेथड होते हैं, क्योंकि मेथड क्या है हमारा,
मेथड था सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी क्या थे, मेथड से, और प्रोबेबिलिटी में रैंडमाइजेशन आया। तो इस मेथड को हेल्प करने के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने, टेक्निक्स। तो लॉटरी मेथड्स जो होते हैं ये एक्चुअल में मेथड ना होकर के ये अपने आप में क्या साइंटिफिक जो है वो प्रिंसिपल्स होते हैं। तो लॉटरी इज नॉट अ मेथड, लॉटरी इज नॉट अ सैम्पलिंग, लॉटरी इज अ टूल ऑफ रैंडमाइजेशन इन, या लॉटरी इज अ टूल ऑफ सिंपल रैंडमाइजेशन। अब ये लॉटरी या फिश बॉल ड्रॉ मेथड होता क्या है, जरा हम एक एक को थोड़ा सा इजीली समझ लें। यहाँ पर लॉटरी मेथड्स में होता क्या है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है, जो कि रैंडमाइजेशन हम उसी पॉपुलेशन पर यूज करते हैं जो पॉपुलेशन काउंटेबल होती है, प्री स्पेसिफाइड होती है, जो जिसका सैम्पलिंग फ्रेम कंप्लीट होता है। तो एक कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम है तो जाहिर सी बात है कि हम उसके हर यूनिट्स को लिस्टेड कर सकते हैं। तो लॉटरी विधि में क्या होता है, जो भी हमारी जनसंख्या होती है हम पूरी जनसंख्या की एक सूची बनाते हैं और उस सूची में छोटे छोटी पर्चियां बनाते हैं, यानी पीस ऑफ पेपर होता है, और पीस ऑफ पेपर में हर एक सिंगल यूनिट्स का हम नाम लिखते हैं। तो जनसंख्या मान लीजिए 500 की जनसंख्या है तो 500 लोगों के छोटे छोटे पर्चे बनाए जाएंगे, छोटी छोटी स्लिप बनाई जाएंगी सेम साइज की, और उन से सारी जो पर्चियां हैं 500 पर्चियां हैं, उन 500 पर्चियों को एक बाउल में या एक कटोरे में या एक डिब्बे में भर के रख दिया जाता है। अब उस जो डिब्बा है यानी जो लकी ड्रॉ होता है, एक तरीके का वही मेथड है लॉटरी। अब जो उसमें पर्चियां हैं फिर आंख बंद करके किसी व्यक्ति से एक पर्ची 1 बाय 1 पर्ची निकाली जाती है। अब ये लॉटरी मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें क्या लेना होता है, एक बिग सैंपल लेना होता है बिग ग्रुप के लिए। जब हमें बड़ा सैंपल लेना होता है तो या लेना हो तब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो लॉटरी मेथड है ये 2 तरीके से चलता है। एक चलता है विद रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। लॉटरी में 2 तरीके चलते हैं, यानी प्रतिस्थापन के साथ और प्रतिस्थापन के बिना। अब ये जो पर्चियां होती हैं ये प्रतिस्थापन और अप्रतिस्थापन क्या है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जब हम विद रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो रिपीटेशंस आर अलाउड। यहां पर इसका मतलब क्या है, रिपीटेशंस आर अलाउड यहां पर होंगे, और यहां पर क्या है, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। रिपीटेशंस अलाउड नहीं, मतलब यहां पर हम रिटर्न कर सकते हैं और यहां पर नॉट रिटर्न। कहने का तात्पर्य है 2 तरीके से फिश बॉल या फिश बाउल जो ड्रॉ टेक्निक्स है इसमें होता है कि एक बार हमने पर्ची निकाली, उस पर्ची में जो जिस भी व्यक्ति का नाम है उस नाम को हमने लिख लिया और फिर वो पर्ची हटा दी। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब है यहाँ पर कि हमने जो पर्ची ली उस पर्ची को वापस उसी में डाल देंगे। तो 2 तरीके से पर्चियां निकाली जाती हैं। जो लॉटरी मेथड है या जो फिश बाउल ड्रॉ टेक्निक्स है उसमें 2 तरीके से है। एक तरीका है कि विद रिप्लेसमेंट जिसमें हम पर्ची निकालते हैं, उसका नाम लिखने के बाद उस पर्ची को फिर वैसे ही उसकी यथा पूर्व परिस्थिति में बनाकर जैसे वो मुड़ी थी वैसे मोड़ करके फिर से हम उस बॉक्स में उस बाउल में डाल देते हैं। और एक दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट जिसमें रिपीटेशन और जिसमें रिपीटेशंस नहीं करते हैं। अभी जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो ये दोनों टर्म आएगा, क्योंकि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो 2 तरीके से होती है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वो चीज वहां पर काम करेगी। लेकिन लॉटरी मेथड्स में ही ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं। बाकी जो चीजें हैं कॉइन टॉस, डाइस या टेबल में, वो उसमें ये चीजें अलाउड नहीं होती हैं बहुत स्पेसिफिकली।
क्लियर? तो लॉटरी या फिश बॉल कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है लॉटरी अलग है, फिश बॉल ड्रॉ अलग है, ठीक है? तो दोनों ही चीजें एक ही हैं तरीका, फिश लॉटरी और फिश बॉल या इसी को कार्ड मेथड भी कहते हैं कुछ लोग, तो वो एक ही चीज है। बस ध्यान रखना है कि हमें ये चीज हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब ये बिग होता है। दूसरा, इसमें ये जो हमारे दो मेथड्स हैं कॉइन और डाइस, ये यानी ये जो है ये बिग के लिए है और जो कॉइन डाइस है ये स्मॉल के लिए है, और ये जो है ये दोनों के लिए है। इसका हम इस्तेमाल स्मॉल में भी कर सकते हैं और बिग में भी कर सकते हैं, यानी जो हमारी टेबल। क्लियर? अब हम आते हैं कॉइन टॉसिंग मेथड, यानी सिक्का उछाल विधि क्या होती है। सिक्का उछाल विधि पहली चीज हम कब प्रयोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, जब हमें छोटा सैंपल साइज लेना होता है, यानी स्मॉल सैंपल के लिए, छोटे सैंपल्स के लिए इस्तेमाल। इसमें क्या होता है, इसमें चूंकि लिस्टेड पॉपुलेशन होगी तो हर यूनिट्स के लिए हम सिक्का उछालते हैं। मान लीजिए 500 लोग हैं तो 500 लोगों के लिए 500 बार सिक्का उछाला जाएगा, इसीलिए छोटे समूह पर है, क्योंकि सिक्का उतनी बार उछालना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा हम सिक्का या 5000 बार या 10,000 बार सिक्का नहीं उछाल सकते, लेकिन 10,000 लोगों की पर्चियां जरूर बना सकते हैं। तो छोटे ग्रुप के लिए है, छोटी पॉपुलेशंस के लिए, छोटे सैंपल के लिए है। इसमें हर इकाई के लिए, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के लिए सिक्का उछाला जाता है, यानी कॉइन टॉस किया जाता है। अब सिक्का उछलेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हेड आ जाता है उछालने पर, जिसके नाम से उछाला गया या जिस व्यक्ति के लिए उछाला गया, अगर हेड आया तो हम उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर टेल गिरता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। या कभी कभी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अगर हेड आया तो हम उसको कंट्रोल ग्रुप में सेलेक्ट कर देते हैं, और अगर टेल आया तो हम उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख देते हैं। क्योंकि प्रयोगात्मक शोध है तो उसमें एक प्रयोगात्मक समूह, यानी हमें एक मैच्ड ग्रुप बनाना होता है, या एक हमें एक आइडेंटिकल मैप या आइडेंटिकल सिमिलर ग्रुप क्रिएट करने होते हैं। तो आइडेंटिकल सिमिलर ग्रुप्स कैसे लिए जाते हैं, कॉइन टॉस मेथड है, जिसमें हेड में हम उस चीज को नियंत्रित समूह में रख लेंगे, और फिर टेल आया तो हम उसको ट्रीटमेंट ग्रुप में रखेंगे या उसको प्रयोगात्मक समूह में रख देते हैं। और अगर वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो हेड में हम उसको चुन लेंगे, और टेल आया तो हम उसको छोड़ देंगे या इग्नोर कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। तो कॉइन टॉस मेथड समझ में आया। कॉइन टॉस मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें छोटा समूह लेना होता है छोटी जनसंख्या से। अब होता है डाइस, इसको पासा फेंक कहते हैं। पासा फेंक भी छोटी समूह के लिए एप्लीकेबल होता है। अब पासे में क्या होता है कि भाई पासे में 1 से लेकर के 0 से लेकर के 6 तक के नंबर होते हैं। तो यहां पर बांटा ये गया है, पासा फेंका गया। अगर लेस देन आर इक्वल 3 आएगा, और या फिर मोर देन 3 या ग्रेटर देन 3 कर लीजिए। तो अगर हम सिक्का पासा को फेंका हमने, तो पासा फेंकने पर भाई या तो 3 से बड़ा नंबर आता, 4 5 6 आता, या 0 1 2 3 आता। तो अगर वो ग्रेटर देन 3 आया तो हम उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर वो लेस देन आर इक्वल 3 आया तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और सेम वही चीज कि अगर 3 से कम आया तो हम उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे, और 3 से बड़ा आया तो हम उसको कंट्रोल ग्रुप में रख देंगे, अगर हम वहां पर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में अपना सैंपल अभी से डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉइन टॉस समझ में आया। कॉइन टॉस में या डाइस थ्रोइंग जिसे हम कहते हैं, डाइस थ्रोइंग में हम पासा फेंकेंगे। यदि पासा 3 या 3 से छोटा कोई डिजिट आ रहा है पासे में तो हम उस चीज को रिजेक्ट करेंगे वहां पर, या हम उसको प्रयोगात्मक समूह में डाल देंगे उस नाम को। और यदि पासे का डिजिट 3 से बड़ा आया, 4 5 6 आया, तो हम उसको चुन लेंगे, और या
उसको नियंत्रित समूह में कैटेगराइज कर देंगे। तो ये था हमारा डाइस थ्रोइंग। फिर एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ये मनोवैज्ञानिकों ने रैंडम सिलेक्शंस का सबसे अच्छा तरीका एक बताया, सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आजकल इसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू या एक्सेल्स के थ्रू या बहुत सारी जो स्टैटिक्स की बुक होती है उसमें ये रैंडम टेबल दी होती है। रैंडम टेबल में क्या होता है, एक टेबल बनी होती है, बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें आंख बंद करके हम पेन रखते हैं किसी भी नंबर पर। जैसे हमें पहला आदमी चाहिए तो हम 1 डिजिट्स के आसपास का रखते हैं, और फिर जहां पर हमारा पेन रखता है कि उसके सराउंडिंग यानी उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की तरफ के हम नंबर चिन्ह लेते हैं। यानी जिस भी सेल पर हमारा पड़ा खाना उस सेल के हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का नंबर चुन लेते हैं। फिर हमें अगर दूसरे नंबर की इकाई चाहिए तो हम 2 अंक डिजिट्स के आसपास रखते हैं, फिर वहां जिस खाने में पड़ा हम उसके। तो ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिकों ने एक सारणी बनाई थी। बहुत सारी सांख्यिकी की जो किताबें हैं उनमें सारणी बनी होती है, पीछे की तरफ लिखी होती है, और बहुत बार आजकल तो इसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना दिए गए हैं। तो बहुत इजी मेथड है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये मेथड यूज किया जाता है सिंपल रैंडमाइजेशन में। तो सिंपल रैंडमाइजेशन में आप समझ में आया, लॉटरी मेथड सबसे पॉपुलर है। क्योंकि ज्यादातर हम बिग सैंपल पर काम करते हैं, बिग ग्रुप्स पर काम करते हैं, उसका तरीका आपने समझा। कॉइन टॉसिंग तरह डाइस थ्रोइंग, तो इसमें से कोई भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, हर की अपनी एक यूटिलिटी सिचुएशन है। ये लॉटरी का इस्तेमाल हम बिग के लिए करते हैं, कॉइन एंड डाइस का इस्तेमाल स्मॉल के लिए करेंगे, और ये जो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स है ये हम स्मॉल और बिग दोनों के लिए कर सकते हैं। और ये चीज जो है इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हैं, ध्यान रखें। कंप्यूटराइज तरीके से आजकल हम बहुत सारे इसके प्रोग्राम्स हैं, एक्सेल में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, या बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम रैंडम सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशन में सिंपल रैंडमाइजेशन। अब स्ट्रैटिफाइड ब्लॉक अनइक्वल या मिनिमाइजेशन रैंडमाइजेशंस क्या होता है ये हम अगली क्लास पर देखेंगे, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लेंथी हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर थोड़े स्मॉल वीडियोस बनाया करिए। तो गाइस जितना आज हमने समझा, आज हमने प्रोबेबिलिटी मेथड्स और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स को जाना क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी मेथड्स का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, किस सिचुएशंस में उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं, उनका किस सिचुएशंस में हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। अब इसी चीज से अगर हमको इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछे जाए कि भाई प्रोबेबिलिटी मेथड्स की क्या मेरिट्स होती हैं, तो वो जो आपने अभी कंपैरेटिव स्टडी की, अब इसको पढ़ने के बाद ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, अब यहाँ से मेरिट्स और डिमेरिट्स अपने आप से एनालाइज करिएगा कि प्रोबेबिलिटी मेथड्स के एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत सारी चीजें इस टेबल्स को जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टैकल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो जब टाइप ऑफ रैंडमाइजेशंस हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद ही हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो अंदर जो विधियां आती हैं, चाहे अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो वहाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, और उधर फिर तमाम तरह की हैं, कोटा, एक्सीडेंटल, परपोजिव, स्नोबॉल। हम एक एक सैम्पलिंग को लेंगे और बहुत इत्मीनान से, बहुत विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन गाइस आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो यू मे आस्क, आप फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई संकोच नहीं। क्लियर? तो जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उसको कमेंट्स बॉक्स पर दीजिए। वीडियो लाइक करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, और आपके जो कुछ भी सुझाव हों, जो कुछ भी आपकी जिज्ञासाएं हों, क्वेरीज हों, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में छोड़िए, हम अगली क्लास में उनको कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।